नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका मेरे चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। साथियों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है काव्य लक्षण। दरअसल एक साहित्यकार के लिए काव्य रचना करने से पहले कुछ मानकों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है और ये मानक उसके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्य की परंपरा काफी पुरानी है और हमारे साहित्यिक मनीषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे विद्वानों ने काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं। काव्य रचना का उद्देश्य बड़ा ही व्यापक होता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी साधक, कोई भी कलाकार, कोई भी साहित्यकार निश्चित मानदंडों का पालन करता है, उन सिद्धांतों का पालन करता है, उन सिद्धांतों को मूर्त रूप देने की कोशिश करता है जिसके द्वारा साहित्य की रूपरेखा, उसकी अवधारणा, उसका आधार, उसकी प्रक्रिया, तमाम बातों पर हमारी नजर जाए और बखूबी हम समझें, जानें कि आखिर ये क्या है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पुराने चिंतकों की, पुराने मनीषियों की, पुराने साहित्यकारों की, पुराने विद्वानों की, जिन्होंने अपनी लेखनी से साहित्य को समृद्ध किया है, वैभवशाली बनाया है, सबकी पहुंच के लिए सुलभ किया है। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। एक साहित्यकार, एक कलाकार समाज के दिशा निर्देशन में महती भूमिका अदा करता है। साथियों, जिस प्रकार ईश्वर इस सृष्टि का विधाता है, ठीक उसी प्रकार एक साहित्यकार समाज के सफल क्रियान्वयन में, समाज के सफल निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करता है। ऐसा कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यानी साहित्यिक गतिविधियों का भरपूर उपयोग समाज में ही होता है जिस समाज के हम सक्रिय सदस्य हैं। हमसे मिलकर समाज बना है, इसलिए समाज की दशा दिशा क्या होगी ये हम निर्धारित करते हैं। यहाँ साहित्य के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत उनके लक्षणों की चर्चा की गई है, क्योंकि जो काव्य रचे गए उसके कुछ ठोस उद्देश्य रहे होंगे, हैं ही। और इस संदर्भ में काव्य शास्त्र में हमारे विद्वानों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे मनीषियों ने कुछ नीति निर्धारण किए हैं, कुछ सिद्धांतों की चर्चाएं की है, जिनकी चर्चा मैं आपके सामने लाया हूं, क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न नेट, स्लेट, बीपीएससी या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे जाते हैं, उच्च शिक्षा में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा यह प्रयास है कि आपकी नजर काव्य लक्षण पर हो, ताकि आप बखूबी समझें, जानें कि आखिर काव्य लक्षण क्या है। काव्य लक्षण जानने की दिशा में हमारा सबसे पहला प्रयास होगा कि हम ये जानें कि आखिर काव्य क्या है। दोस्तों, आपने काव्य शब्द तो बहुत पहले से सुना है, लेकिन अचानक यदि आपसे ये पूछा जाए कि काव्य क्या है तो आप थोड़े सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि आखिर क्या कहा जाए। काव्य वैसे तो हम खूब समझते हैं, लेकिन है क्या ये नहीं समझते। दरअसल ऐसी ही बात होती है, होता भी यही है। व्यक्ति जिस बारे में ऐसा उम्मीद करता है कि वो बहुत कुछ जानता है,
मूलतः उस विषय में ज्यादा कुछ जानता नहीं, क्योंकि जो वह जान रहा होता है, मगर जो सुनी सुनाई बातें होती है वो मौलिक तथ्य नहीं होता। इसलिए मौलिकता को जानने के लिए, मौलिकता को समझने के लिए मैंने आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से काव्य लक्षण विषय पर चर्चा शुरू की है, ताकि आप की कठिनाई का निराकरण किया जा सके, आप तक सही जानकारी पहुंचाई जा सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। तो मैं यह चर्चा कर रहा हूं कि काव्य की परिभाषा क्या है। मैं यहाँ विश्वनाथ की बात कर रहा हूँ। आचार्य विश्वनाथ जिन्हें कहा जाता है, हमारे बहुत ही पुराने साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं, विद्वान हैं। इन्होंने 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी, बहुत पुरानी बात है, आज हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, में कहा था रसात्मक वाक्य काव्य है। यानी काव्य के जो वाक्य होते हैं उसमें रस की निष्पत्ति होती है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अब ये बातें भी आपको थोड़ी पूर्ण अर्थों में लग रही होगी कि यहाँ पर किस रस की बात हो रही है। साथियों, यहाँ हम जिस रस की चर्चा कर रहे हैं वह साहित्यिक रस है, और साहित्यिक रस का रसास्वादन साहित्य के पठन पाठन से होता है, महाकाव्यों के अध्ययन से होता है, ग्रंथों के अध्ययन से होता है। माजीव ही ग्रंथ से दूर रहकर हम ऐसे रस की अनुभूति नहीं कर सकते, इसका रसास्वादन नहीं कर सकते, ना ही से हम महसूस कर सकते हैं कि किस तरह का रस है इसमें। इसलिए हमें उसे गले से लगाना पड़ेगा, हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके बाद ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जो साहित्यिक रस है बखूबी उसे जानने के लिए उसका पाठन जरूरी है। ये कोई रसगुल्ले का रस नहीं जिसे हम दूर से भी देख रहे हो, या कभी कभार रसगुल्ला हमने खा लिया तो हमें पता है कि रसगुल्ले का रस कैसा होता है, उसकी मिठास कितनी होती है। साथियों, साहित्य में ऐसी बात नहीं होती, काव्य में ऐसी बात नहीं होती। काव्य में हमें उसकी गहराई में जाना पड़ता है, तब हम जब गहराई में गोता लगा रहे होते हैं तब महसूस करते हैं कि वाकई किस तरह का रस है इसमें और कैसी रसात्मक अनुभूति है। इस कड़ी में यहाँ सबसे पहले हमने नाम लिया था विश्वनाथ का, जिनका कहना था कि रसात्मक वाक्य काव्य है। इस तरह का संकलन आपकी सुविधा के लिए है, क्योंकि महज यूं ही व्याख्यान विधि में बोल दिया जाए तो आप पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड का भी सहारा लिया है, ताकि आपकी परेशानी, आपकी चिंता को दूर किया जा सके। मकसद हमारा यही है। इसके बाद पंडित जगन्नाथ, इनका भी आपने नाम सुना होगा, ये भी उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी में बताया था रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। यानी काव्य के शब्द रमणीय अर्थ को पैदा करते हैं, उसमें रमणीयता होती है। साथियों, यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि रमणीयता क्या है, क्योंकि जिस रमणीयता की हम बात कर रहे हैं वह काव्य की पृष्ठभूमि में है, काव्य की रमणीयता की बात हो रही है।
चलिए तो मैं आपको बताऊं, रमणीयता का अर्थ होता है अलौकिक चमत्कार, जो लोकोत्तर है, इस लोक में ही, लोक से परे है। और इस तरह के चमत्कार की प्राप्ति, इस तरह के आनंद की प्राप्ति, इस तरह के रमणीयता की प्राप्ति ग्रंथों के, महाकाव्यों के अध्ययन के उपरांत ही हो सकती है। लोकोत्तर जो लोक से परे है। वैसे तो इंसान इस लौकिक जगत में माया मोह के बंधनों में ग्रसित है, वासना से ग्रसित है, भोग और विलासिता के साधनों से घिरा पड़ा है। इस परिधि में भला लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? बड़ा ही गूढ़ अर्थ है यहाँ पर, जिसे समझने की आवश्यकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जिसे समझा भी न जा सके, हम वो भी समझ लेंगे। वैसे काव्य शब्द सुनते ही कुछ लोग सिर खुजलाने लगते हैं कि अरे ये कौन सी पर्वतमाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है साथियों, बहुत ही आसान है। संजीदगी से इसे समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान की जितनी चर्चाएं होती है उसका लाभ उतना ही मिलता है, उसका विस्तार उतना ही होता है। तो यहाँ मैंने बताया कि पंडित जगन्नाथ ने बताया था कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। और रमणीयता के संदर्भ में हमने बताया कि अलौकिक चमत्कार, अलौकिक जो इस लोक में नहीं है, लोकोत्तर चमत्कार की बात हो रही है। और मैंने यहाँ आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया है कि रामचरितमानस पढ़ने के बाद का आनंद। वाकई यदि हम सच्चे हृदय से रामचरितमानस का पाठ करें, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है, अवधी भाषा का नहीं, जिसे हिंदी का महाकाव्य मानते हैं, क्योंकि अवधी का संबंध हिंदी से है ही। बहरहाल यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रामचरितमानस पढ़ने के बाद जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसमें रमणीयता है। और वाकई रामचरितमानस के जो शब्द हैं रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करते हैं, और सच्चे अर्थ में वह काव्य है। काव्य क्या हुआ तो महाकाव्य। तो दोस्तों इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर साहित्य के अंतर्गत काव्य की जो स्थिति है और उसमें जिस तरह के शब्दों का प्रयोग है, जैसी आनंदानुभूति है, जैसी रमणीयता है, वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। तो क्यों ना इस विषय वस्तु की गहराई को महसूस किया जाए, समझा जाए, इस पर चर्चा की जाए, ताकि आपके लिए ये सहज हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं, आपने हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा में इन पर चर्चा की है, और जो उच्च प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हाई लेवल की जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, नेट, स्लेट, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें हिंदी विषय में ऐसे प्रश्न, इन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी की तैयारी के लिए, उसी की जानकारी के लिए मैंने आज इसे अपने वीडियो का विषय चुना है, विषय बनाया है। बच्चों, हमारा उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से आप तक हिंदी साहित्य और व्याकरण से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराना। और यदि किसी तरह की कमियां हैं, किसी तरह की परेशानी है आपको, आप यदि कमेंट में बताते हैं, उसका निराकरण भी किया जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है, इसलिए आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और बखूबी इन विषयों को समझने का प्रयास करें जिनकी चर्चा जारी है आपके समक्ष। इसके बाद हमने इन दो विद्वानों के द्वारा रची गई काव्य की जो परिभाषा है उसे मैंने समझाने का प्रयास किया। अब उसके आगे काव्य के प्रयोजन, आखिर काव्य क्यों लिखा जाता है, काव्य की रचना क्यों की जाती है, उसके कौन कौन से प्रयोजन हो सकते हैं, उस पर भी हमारी नजर है। उसके बारे में भी हमने कुछ चुनिंदा विषय को आपके सामने संकलित कर लाया है।
ताकि आप बखूबी समझें, जानें कि आखिर काव्य के प्रयोजन क्या हो सकते हैं। तो पहला प्रयोजन है बच्चों यश। यश की प्राप्ति के लिए भी काव्य की रचना होती है। दूसरा प्रयोजन है अर्थ, यानी जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं वे भी काव्य रचना करते हैं। तीसरा है व्यवहार ज्ञान, यानी व्यवहारिक ज्ञान। नहीं, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से सामाजिक मर्यादा को हमारे सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, यह एक व्यावहारिकता है जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए व्यवहारिक पहलू से रूबरू होना पड़ता है, तभी वह सफल समाज में अपनी भूमिका अदा करने में क्या कहेंगे उसे, सफल हो पाता है, यानी समाज की समस्याओं का सही निराकरण कर पाता है। इस तरह की बात हुआ करती है। इसके बाद है अमंगल निवृत्ति। अमंगल यानी अशुभ, अशुभ से छुटकारा पाने के लिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ हुआ जो बिल्कुल ही अशुभ है, उससे मुक्ति पाने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। और लोकोत्तर आनंद, इस लोक से परे जो आनंद है उसे पाने के लिए भी साहित्य की रचना की जाती है। इतना ही नहीं, सरस मधुर उपदेश देने के लिए भी साहित्य की रचना होती है। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिनको ध्यान में रख करके साहित्य रचना होती है और इन्हें हम काव्य प्रयोजन कहते हैं। काव्य रचना के ये तमाम प्रयोजन हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना प्रयोजन होता है और उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार वह काव्य रचना में तल्लीन होता हुआ दिखता है। क्योंकि हमारे देश में साहित्यकारों, मनीषियों, चिंतकों और कलाकारों की कमी नहीं है। पुस्तकालयों से भरे पड़े हैं। उनके बीच कुछ ऐसे भी चर्चित नाम हैं जो बड़े आदर के साथ लिए जाते हैं और जिन्हें सब जानते हैं, लेकिन वो ऐसे भी कुछ नाम हैं जो महज पुस्तकालय में बंद रहते हैं, उन्हें कोई जानता नहीं। बेहतर है कि काव्य का जो प्रयोजन हो कुछ ऐसा हो जिसका लाभ सबको मिले। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बच्चों, इस कड़ी में जानने की आवश्यकता है शब्द और अर्थ। हम यहाँ काव्य की पृष्ठभूमि में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए शब्द और अर्थ को समझें कि आखिर काव्य में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके अर्थ किस रूप में लिए जाते हैं। आखिर काव्य में शब्द और अर्थ क्या है, इसकी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं और इसे समझने की आवश्यकता है, इसे जानने की आवश्यकता है कि आखिर दोनों में क्या फर्क है। शब्द और अर्थ क्या है बच्चों, जिसे सुनकर हम समझते हैं। बखूबी बात ऐसी ही है, यही मूल कंसेप्ट है कि अर्थ वह है जिसे हम सुनकर समझते हैं। हमने किसी ध्वनि को सुना, कोई आवाज सुनी और सुनने के बाद हमने समझा, उसे हम अर्थ कहते हैं। लेकिन शब्द क्या है? ध्वनियों के समूह शब्द हैं। शब्द ध्वनियों के समूह हैं। तो यहाँ जैसे कि हाथी क्या है? ध्वनि समूह है। लेकिन अर्थ क्या है? वस्तु है। यहाँ मैंने बताने का प्रयास किया संक्षेप में कि अर्थ वस्तु है और शब्द ध्वनि समूह है। शब्द और अर्थ, इनके हम संबंधों को बखूबी समझ गए, जान गए। उसके बाद है शब्द और अर्थ का संबंध। शब्द बोधक है और अर्थ बोध्य है। बोधक जो बोध कराए और अर्थ जिसे हम समझा करते हैं। नहीं, इसलिए बोधक और बोध्य भाव का संबंध है शब्द और अर्थ में। क्योंकि काव्य रचना से पहले हमें शब्द की बारीकी को समझने की आवश्यकता है। किसी भी महाकाव्य में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी ऐसी रचना जो लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति के लिए रची जा रही हो, उसके शब्द बड़े ही रमणीय होते हैं। उसके एक एक शब्दों पर
साहित्यकार की नजर होती है, उस विद्वान की नजर होती है और बड़े ही सुंदर सलीके अंदाज में उन्हें सजाया जाता है और इस तरह उनका उचित रख रखाव हमारे लिए रमणीय अर्थ प्रतिपादित करता है, जिससे काव्य की संज्ञा दी जाती है। तो बच्चों, यहाँ हम काव्य से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं, जिसमें शब्द और अर्थ के संबंधों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। यहाँ हमने इसे बताया। इसके बाद आगे हम बताएंगे शब्द, अर्थ और उनकी शक्तियां। यदि शब्द वाचक है तो उसका अर्थ वाच्य है और उसमें अभिधा शक्ति होती है। यदि शब्द लक्षक है, अर्थ लक्ष्य है, तो उसकी शक्ति लक्षणा होगी। यदि शब्द व्यंजक है, अर्थ व्यंग्य है, तो शक्ति व्यंजना होगी। यानी शब्द की 3 शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये तमाम चीजें काव्य लक्षण के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहां हमने जाना शब्द, अर्थ का संबंध और उनकी शक्तियां। वाचक, वाच्य, अभिधा, लक्षक, लक्ष्य, लक्षणा और व्यंजक, व्यंग, व्यंजना। ये शब्द की 3 शक्तियां हैं। इसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। फिलहाल काव्य लक्षण के अंतर्गत इतनी प्रारंभिक बातों की चर्चा की गई, जिससे आप बखूबी याद रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कोई समस्या होगी आप कमेंट करके पूछेंगे, उसका निराकरण किया जाएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नई नई जानकारी आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।